हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थर्ड ग्रेड की सिलेबस में साइंस में गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है ये देखते हैं। तो ब्रह्मांड के अंदर जो भी कण है, जो भी पिंड है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अपनी ओर। कोई भी अगर अपने पास द्रव्यमान है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, हर वस्तु, हर कण एक दूसरे को अपनी ओर एक बल के द्वारा आकर्षित करते हैं। इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह सभी पिंडों पे लगता है, सभी द्रव्यमानों पे लगेगा। कोई ऐसा नहीं है कि इन्हीं कणों पे लग रहा है, ऐसे कोई इसके लिए बाध्यता नहीं है। यह सभी द्रव्यमानों पे लग रहा है। तो सबसे पहले अपने को गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन ने बताया था। तो सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के लिए एक नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, न्यूटन ने क्या बताया? ब्रह्मांड का प्रत्येक कण अन्य कणों पर आकर्षण बल लगाता है। प्रत्येक कण दूसरे कणों पर क्या लगाएगा? आकर्षण बल लगाएगा। और यह आकर्षण बल इन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अपने पास अगर कोई दो कण हैं जिनके द्रव्यमान क्या है, m1 और m2, इनके बीच का अगर अपन आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल देखेंगे तो यह इन दोनों पिंडों के, दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। द्रव्यमानों का गुणनफल यानी पहले का मान लिया द्रव्यमान m1, दूसरे का मान लिया m2, तो जो इनके मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वह इन दोनों के गुणनफल, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल यानी m1 गुणा m2 के समानुपाती होता है। तो पहला क्या है? F समानुपाती m1 गुणा m2। उसके बाद उसने, न्यूटन ने बताया, वह उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान लिया अपने इनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। इस स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती होगा r स्क्वायर के। तो F समानुपाती 1/r²। अपने पास दो इक्वेशन आ गई। पहली F समानुपाती m1 गुणा m2, दूसरी F समानुपाती 1/r²। अब अपन क्या करते हैं, अगर अपने पास ऐसे ही दो इक्वेशन आती हैं तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को एक समानुपाती में लिखते हैं। तो लिख दिया अपन ने F समानुपाती, दोनों को एक में लिख दिया। ऊपर लिख दिया m1 गुणा m2 और नीचे लिख दिया बट्टे में r²। तो अपने पास आ गया F समानुपाती m1 m2 बट्टे r²। जब भी अपने पास समानुपाती का साइन आता है तो उसको अपन बराबर के चिन्ह में बदलते हैं। और जब भी समानुपाती को बराबर में बदलते हैं, इस समानुपाती को बराबर के साइन में बदलेंगे तो अपने को एक नियतांक से गुणा करना होता है। यहाँ पे अपन ने एक नियतांक लिया है, समानुपाती नियतांक g। तो F बराबर क्या हो जाएगा? g m1 m2 बट्टे r²। अपने पास एक इक्वेशन आ गई, F बराबर g m1 m2 बट्टे r²। ये अपना बल का सूत्र आ गया है, F बराबर g m1 m2 बट्टे r²। यहाँ पे g एक समानुपाती नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। जी का मात्रक अगर देखें तो जी का अगर मात्रक निकालना है तो जी का अपने को सूत्र चाहिए। और सूत्र कहां से निकाल सकते हैं? F बराबर क्या आया है? g m1 m2 बट्टे r²। यहां से अगर जी निकालें तो F गुणा में r² चला जाएगा बट्टे में m1 m2। अब F का मात्रक न्यूटन, न्यूटन आ गया। आगे r² है तो मीटर का स्क्वायर है। और नीचे m1 m2 द्रव्यमान है, दो बार आ रहा है तो किलोग्राम का स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये मात्रक अपने को याद नहीं करने हैं, ये मात्रक अपने को निकालने आने चाहिए। एक सूत्र होता है, जो भी अपने को सूत्र मिले उससे इसका मात्रक अपन निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है जी का मान। जी का मान अपने को याद रखना है 6.67 गुणा 10⁻11। मात्रक अपना है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये अपना ऐसा यूनिट या MKS में है मान। अगर अपने को इसका मान CGS में लिखना पड़े, यानी जी का मान अगर CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। अपने पास अगर CGS में इसका मान देखेंगे तो वो आता है जी का मान
6.67 गुणा 10 की घात -8 आता है। न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन था तो न्यूटन का अगर सीजीएस में देखेंगे तो डाइन, मीटर है, मीटर का स्क्वायर, मीटर का सीजीएस में सेंटीमीटर, और किलोग्राम हो जाता है ग्राम में। तो सीजीएस में क्या मान आया है, 6.67 गुणा 10 की घात -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम का स्क्वायर। इसके बाद अपन निकालते हैं जी की विमा। अगर अपने को जी की विमा निकालनी है तो अपने को एक सूत्र चाहिए, मात्रक चाहिए। अपने मात्रक भी लिखा है, उससे भी अपन निकाल सकते हैं, या सूत्र अपने बनाया था जी का, उससे भी अपन इसका विमा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपना जो मात्रक आया था वो आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। न्यूटन बल की विमा होती है, याद रखनी है अपने को सीधी, m1 L1 T-2। उसके बाद आता है इसमें मीटर का स्क्वायर, मीटर यानी लंबाई है तो लंबाई का L का स्क्वायर, नीचे किलोग्राम है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब स्क्वायर है, तो द्रव्यमान का मतलब आ गया m का स्क्वायर। तो m1 ऊपर है, 2m नीचे आ गया, ऊपर नीचे वाला ऊपर जाएगा, माइनस का हो गया, और एक प्लस का ऊपर है तो ऊपर बच गया माइनस का 1, m-1। उसके बाद L1 है ऊपर, L2 ऊपर है, L का कोई भी पद नीचे नहीं है, तो ऊपर कितने हो गए, 2 और 1 3, m-1 L3, और t देखें तो t-2, तो विमा हो गई m-1 L3 t-2। g का जो मान है वह कणों के आकार, प्रकृति और माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। g का मान नियत होता है, यह कणों के आकार पे, प्रकृति पे या माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये एक संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल होता है, यह आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या होती है, आकर्षण होता है, यह प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। और इस बल की दिशा अगर देखें तो दोनों कणों को मिलाने वाली, जैसे दो कण हैं तो इसकी अगर दिशा देखेंगे तो इसको मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश अंदर की ओर लगती है, आकर्षण बल होता है। तो इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक तो संरक्षी बल का उदाहरण है, दूसरा ये बल आकर्षण होता है, और इसकी दिशा अगर देखें तो दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अगला टॉपिक अपना है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण अगर देखें तो इसको लिखते हैं स्मॉल g के द्वारा। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, परिभाषा एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है वह अगर कहीं है पृथ्वी के आसपास तो पृथ्वी क्या करेगी, अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में है तो पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, और वह वस्तु पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेगी। दोनों में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अब वस्तु के द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, और पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसलिए वस्तु पृथ्वी की ओर आती है और पृथ्वी वस्तु की ओर नहीं जा पाती है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए पृथ्वी की ओर वस्तु आती है, और वह वस्तु पृथ्वी की ओर आएगी तो उसके ऊपर बल लग रहा है। अब किसी वस्तु के ऊपर बल लग रहा है तो वस्तु क्या करेगी, अपने वेग में वृद्धि करेगी, वेग में परिवर्तन होगा, और कितना परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगर बल कौन सा लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है, तो वेग में जितनी वृद्धि होगी उस वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g के द्वारा लिखते हैं। g का मान वस्तु के आकार, आकृति व द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका सूत्र अगर देखें, F बराबर क्या आपने पढ़ा था, F बराबर g m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। अब अगर एक द्रव्यमान अपन ले लेते हैं पृथ्वी, दो द्रव्यमान है, एक कोई वस्तु लेते हैं, एक द्रव्यमान को ले लेते हैं पृथ्वी। तो यदि एक द्रव्यमान पृथ्वी ले लिया तो मान लो m1 को अपन ने ले लिया पृथ्वी, तो पृथ्वी का द्रव्यमान मान लिया me, तो g me m, और जो r है, अगर यहाँ पे पृथ्वी है अपनी, ये इसका द्रव्यमान me, इसकी त्रिज्या अपन ने इस कैपिटल R मान ली, और यह पृथ्वी की सतह से h दूरी पे अपन ने क्या ले ली, कोई वस्तु ली है, तो जो इसके स्मॉल r होगी वह क्या होगी, r प्लस h, यानी दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। तो अपना जो सूत्र है वह क्या हो जाएगा, F बराबर g, m1 की जगह लिख दिया पृथ्वी का द्रव्यमान me, m2 की जगह लिख दिया वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m,
और जो अपनी दूरी है दोनों वस्तुओं के बीच की, दोनों पिंडों के बीच की, वह हो जाएगी r प्लस एच का स्क्वायर। ये वाला हो गया अपना इतना। अब यहाँ पे अपने पास अपन ने पढ़ा था F बराबर क्या होता है, एम ए होता है, F बराबर एम ए। अब m तो आ गया ये वस्तु का द्रव्यमान, और जो a होता है वह होता है वस्तु का त्वरण। और यहां पे जो आ रहा है इस m के अलावा जो भी पद है जी एम ई आर प्लस एच का स्क्वायर, इसको अपन बोल देते हैं स्मॉल g। तो स्मॉल g को क्या बोल हो गया मान, जी एम ई आर प्लस एच का स्क्वायर, इसे बोल दिया अपन ने स्मॉल g। तो अपना सूत्र क्या बन गया, F बराबर ये m बच गया और इस पद को क्या बोल दिया g, तो F बराबर एम जी बन गया, F बराबर एम जी। तो पृथ्वी की सतह की अगर बात करें तो h को ले लेते हैं 0, की वस्तु कहां पे स्थित है, पृथ्वी की सतह पे, h बराबर 0। तो r बराबर क्या हो गया, r स्मॉल r बराबर क्या था, r प्लस h था। अब h कहां है, 0 है, वस्तु अगर सतह पे स्थित है तो r क्या होगी, दोनों कणों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो यहां से अगर g का मान देखें तो जी एम ई बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान आता है पृथ्वी की सतह पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी जी का मान अगर देखें तो पृथ्वी की सतह पे आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अपने को ध्यान में रखना है ये, कई बार अपन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसका मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं। और ये मान कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे होता है, जी का मान इतना पृथ्वी की सतह पर। अगर पृथ्वी की सतह के अलावा अपन पृथ्वी से दूर जाते हैं या पृथ्वी की सतह के अंदर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है, कम होता है, परिवर्तित होता है। ये जो मान अपना आया है 9.8, ये होता है अधिकतम मान, जी का अधिकतम मान होता है 9.8। अगर अपन पृथ्वी की सतह से दूर जाएंगे या पृथ्वी की सतह के अंदर जाएंगे गहराई में तो जी का मान अपने को 9.8 से कुछ कम मिलता है, यानी इसमें परिवर्तन होता है। तो अपन इसमें जी के मान में परिवर्तन देखते हैं। इसमें सबसे पहला अपना है ऊंचाई के साथ परिवर्तन। अपन देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं, जैसे पृथ्वी की सतह यहाँ पे है, अब इससे अपन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जी के मान में अपने को क्या मिलेगी, कमी मिलती है। तो इसके लिए अपने पास एक सीधा सूत्र है, जी एच बराबर लिखेंगे जी पृथ्वी की सतह पे 1 प्लस एच बटे आर का स्क्वायर। ये वाला सूत्र अपने को याद रखना है। जी एच क्या है, यहाँ पे एच ऊंचाई पे, सतह से एच ऊंचाई पे जी एच क्या है, एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान है। जो ये मान मिलेगा अपने को यह जी से कम मिलेगा, यानी कि ऊंचाई पे जाने पे गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। अगर इसका ग्राफ देखें तो ऊंचाई जैसे ये है अपनी आर पे, यानी ऊंचाई का मान यहाँ पे 0 है पृथ्वी की सतह पे, तो ये इतना मान जी होता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो ग्राफ का मान देखने पे पता चल रहा है जी का मान किस प्रकार कम हो रहा है। ये ग्राफ अपने को ध्यान में रखना है, यानी कि जी एच क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है सतह से वैसे वैसे जी के मान में कमी होती है। अब देखते हैं गहराई के साथ परिवर्तन। अब गहराई के साथ परिवर्तन, अगर अपन अपने पास पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर अपन आर, अगर इसकी त्रिज्या है और आर से अपन डी दूरी अंदर चले गए तो उसके लिए अगर जी डी का मान देखें, जी डी गहराई के अंदर देखें तो जी का मान यहां भी अपने को जी से कम ही मिलता है, 1 माइनस डी बट्टे आर मिलता है। और डी क्या है, सतह से गहराई, सतह से गहराई, और आर है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या आर है। तो अपने जी डी क्या आता है, जी 1 माइनस डी बट्टे आर। अगर इसका ग्राफ देखें तो अंदर जाने पे सीधी लाइन अपने को मिलती है, और केंद्र के ऊपर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है।
गहराई के साथ मान में जी के मान में कमी होती है और केंद्र पे इसका मान 0 होता है। तीसरा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है और पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पे घूमती है। जैसे जैसे घूमेगी तो अपने को भी इसके लिए भी जी के मान में कमी मिलती है। अपन देखते हैं अगर कोई कण यहाँ पे स्थित है और ये अपने जो विषुवतीय रेखा है इससे अगर देखें कोण तो लेमडा बनाए, तो जी डैश का जो मान होगा वह होगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लेमडा। यानी कि जैसे जैसे लेमडा का मान बढ़ेगा तो कोस का मान कम होता जाएगा और जी डैश का मान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि विषुवतीय रेखा के ऊपर अगर कण है तो उसका जी कम होगा और अगर पोल पे है तो मान ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर कण स्थित है तो मान कम होगा क्योंकि इसके लिए कोस लेमडा का मान कम होगा। लेमडा का मान कम होगा तो कोस का मान ज्यादा होगा और इसके अंदर घटेगा तो इसका मान अपने को कम मिलेगा। लास्ट अपना चौथा पॉइंट है पृथ्वी की आकृति के कारण। पृथ्वी की आकृति अपने को पता है अंडाकार रूप में मानते हैं और जो इसकी विषुवतीय रेखाएं होती हैं, विषुवतीय जो त्रिज्या होती है वह ज्यादा होती है और जो पोल की और ध्रुव की ओर जो त्रिज्या होती है आरपी अगर इसको बोलें तो ये कम होती है। अपने को पता है आर ई बड़ा होता है विषुवतीय त्रिज्या और आर पी छोटा होता है। इनके अंदर अगर फर्क देखें तो 21 किलोमीटर का फर्क मिलता है। विषुवतीय त्रिज्या और ध्रुवीय त्रिज्या में जो फर्क है वह है 21 किलोमीटर का। तो अपने को पता है जी बराबर क्या होता है, जी एम बट्टे आर स्क्वायर। यानी जी किस पे निर्भर कर रहा है, 1/r² पे। अगर r बड़ा है तो g का मान छोटा होगा, अगर r छोटा है तो g का मान बड़ा होगा। अब अपने को पता है re का मान बड़ा है rp से, re बड़ा है तो ge छोटा होगा और rp यहाँ पे बता है अपने को छोटा है, अगर rp छोटा है तो gp का मान बड़ा होगा। यानी कि gp बड़ा होगा ge। तो यहां पे अगर अपने पास कोई द्रव्यमान है और अपन उसका भार अगर पोल पे देखें, ध्रुव पे देखेंगे तो ज्यादा मिलेगा और विषुवतीय बिंदुओं पे देखेंगे, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पे उसका भार देखेंगे तो वह अपने को कम मिलेगा। भार का मान आर ई यानी विषुवतीय रेखा भूमध्य रेखा जिसको अपन बोलते हैं उस पे भार का मान कम होगा और ध्रुवों पे वस्तु का भार ज्यादा होगा। जी का मान r बराबर अनंत लेने पर 0 होगा। यानी r अपन अनंत ले लें, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से अगर भार वस्तु मान लें तो जी का मान अपने पास 0 होगा। और दूसरा पृथ्वी के केंद्र पर भी 0 होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी 0 होगा। दो जगह अपन 0 मानते हैं, एक तो r बराबर अनंत पे बहुत ज्यादा दूरी पे और दूसरा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 लेते हैं। अगला एक पॉइंट और है अपने पास, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अपनी जो पृथ्वी होती है उसके गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुणा होता है, यानी g/6 होता है। यहाँ पे अपन देखते हैं द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान पदार्थ में द्रव्य की मात्रा होती है। द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ में द्रव्य की मात्रा, इसको m के द्वारा लिखते हैं, इसको बोलते हैं मास। इसका मात्रक होता है किलोग्राम में होता है और यह हमेशा नियत रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, लेकिन जो भार होता है ये एक बल होता है और ये लगता किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है। इसको W के द्वारा लिखते हैं, W बराबर mg लगता है और इसको भार को क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। और ये स्थिति बदलने पर बदल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे अपन जी अपनी स्थिति बदलते हैं तो जी का मान क्या होता रहता है, परिवर्तित होता है। जी का मान परिवर्तित होता है। जैसे ध्रुव पे देखेंगे तो ध्रुवों पे जी का मान ज्यादा होता है और विषुवतीय रेखा पे देखेंगे तो जी का मान कम होता है। इसलिए अगर भार अपन उसी वस्तु का भार अपन ध्रुवों पे जाके देखेंगे तो ज्यादा होगा और विषुवतीय रेखा पे अगर उस वस्तु का भार देखेंगे तो कम होगा, लेकिन उसका द्रव्यमान जो होता है वह नियत होता है और वह परिवर्तित नहीं होगा, चाहे अपन उसको ध्रुवों पे मापो चाहे उसको
विषुवतीय रेखा पे देखो। अगला अपना है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अगर अपन किसी वस्तु की स्थिति को गुरुत्व क्षेत्र के अंदर बदल देते हैं तो वहां पे अपने पास उस वस्तु के ऊपर जो भी अपने को कार्य करना पड़ता है वह संचित हो जाता है किसके अंदर, किसके रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इसके लिए अपने को पास सूत्र है जी यू बराबर माइनस जी एम एम बटे आर। पृथ्वी सतह पर अगर अपन देखेंगे तो यू बराबर माइनस जी एम एम, स्मॉल आर की जगह रख देंगे कैपिटल आर, पृथ्वी की त्रिज्या। और पृथ्वी सतह से अगर अपन एच ऊंचाई पे देखेंगे, ये अपनी आर हो गई, और यह सतह से एच ऊंचाई और ले ली तो आर का मान हो जाएगा आर प्लस एच। तो ये जो सूत्र आता है अपना माइनस जी एम एम बटे आर प्लस एच आ जाता है। स्थितिज ऊर्जा में अगर परिवर्तन देखेंगे तो डेल यू बराबर आ जाता है अपना एम जी एच वन प्लस एच बटे आर होता है। और अगर एच को अपन नगण्य मान ले, जो अपना एच है वह पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो, यानी अपनी पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वह होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अगर इसकी तुलना में अपने पास एच नगण्य है तो अपना जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वह एम जी एच होता है। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है? वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए, वह कभी वापस न आए, पलायन वेग कहलाता है। यानी पलायन वेग वह वेग होता है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र से ही बाहर चली जाए और कभी लौट के वापस नहीं आए। जैसे अपन किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह थोड़ी दूर ऊपर जाती है लेकिन थोड़े समय के बाद वापस आ जाती है। अपन और जोर से फेंकते हैं, थोड़ी और ऊपर तक जाती है लेकिन वापस आ जाती है। लेकिन एक ऐसा वेग होता है कम से कम उस वेग, वह वेग न्यूनतम वेग अपन मानते हैं जिससे किसी वस्तु को अपन फेंक दें और वह पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उस क्षेत्र से भी बाहर निकल जाए, पृथ्वी उसको वापस खींच के ना ला पाए, तो उस न्यूनतम वेग को क्या कहेंगे? पलायन वेग कहते हैं। और पलायन वेग का अपने पास अगर सूत्र देखें तो ये होता है वी बराबर 2gm बट्टे आर। वी बराबर वी से लिखते हैं एस्केप वेलोसिटी, वी बराबर 2gm बट्टे आर। अगर पृथ्वी की सतह से बात करें तो ये होती है, और gm का मान अगर रख दें तो ये आ जाता है वी बराबर 2√2gr, और इसका मान पृथ्वी की सतह पे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी अगर किसी वस्तु को अपन 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दें तो वह वस्तु कभी पृथ्वी पे लौट के नहीं आएगी, वहां से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके चली जाएगी। लेकिन अगर अपन इस वस्तु के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं, यदि अपन वस्तु को पहले ही कुछ ऊंचाई पे ले जाएं, जैसे अपने पास वस्तु यहां से ना फेंक के अपनी जो त्रिज्या है इससे आगे कहीं जाके फेंके कुछ एच ऊंचाई पे, तो यहाँ पे अपने को कम वेग से ही फेंकना पड़ेगा। अगर उसका मान निकालना है अपने को तो अपने पास सूत्र आता है 2gm बटे आर प्लस एच से। जैसे एच की जगह रख सकते हैं अपन पृथ्वी की त्रिज्या, जैसे एच बराबर इतनी ही अगर ऊंचाई पे ले जाएं, यानी कि ऊंचाई कितनी ले लें 6400 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर ले जाके अगर फेंकेंगे तो अपना जो वेग है वह कम रखना पड़ेगा। एच की जगह क्या लिख देंगे? आर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अपना आ जाएगा gm बटे आर, और इसका जो मान होगा वह होगा जी आर के बराबर, यानी √2 गुणा 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर फेंकेंगे तो भी वस्तु बाहर चली जाती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं ये वाला। वी का मान होता है 2gm बट्टे आर। वी क्या होता है? 2gm बट्टे आर √ में, ये होती है पृथ्वी की सतह से। अगर अपन कहीं दूर से फेंकेंगे तो वी का मान होगा 2gm बटे आर प्लस एच, ऊंचाई से अगर फेंक रहे हैं तो ये वाला होगा। अगर इसका मान पृथ्वी सतह से देखेंगे तो √2gr होगा, और इसका मान आता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर अपन मान लो किसी एच ऊंचाई से फेंकेंगे तो यहाँ पे एच का मान रखेंगे और इससे अपना वेग का मान कम आएगा। अगर अपन पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर और ऊंचाई ले लें, यानी एच का मान ले लेते हैं पृथ्वी सतह से, आर त्रिज्या के बराबर ऊंचाई से फेंकेंगे तो अपना जो मान आता है वह आता है 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड।
और अगर अपन और ऊंचाई को बढ़ा दें, h का मान और ऊपर ले जाएं, तो अपना वेग का मान और भी कम आएगा। अगला अपना टॉपिक है, एक बिंदु है अपने पास, चंद्रमा पर गैसों का वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक है, इसलिए वहां से पलायन कर जाते हैं। जो गैस के अणु हैं उनका वेग होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होता है, इसलिए ये वहां से पलायन कर जाते हैं और वहां पे वायुमंडल उपस्थित नहीं होता। क्योंकि चंद्रमा के लिए जो अपना वेग होता है, एस्केप वेलोसिटी, जो पलायन वेग होता है, वह जी का मान g/6 होता है, इसलिए इनका जो ये एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं वो आती है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि चंद्रमा का जो पलायन वेग है वह अपने से कम है और वह उसका मान कितना है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अपना कितना आता है 11.2 आता है, उनका आता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। और जो वहां पे जो गैस है उनके अणुओं का वेग इस वेग से ज्यादा होता है, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होता है, इसलिए वहां भी जो भी गैस के अणु हैं वो वहां नहीं रुकते हैं और वहां क्या करते हैं, वहां से पलायन कर जाते हैं और कभी लौट के वापस नहीं आते हैं, इसलिए वहां पे वायुमंडल उपस्थित नहीं है। अपना अगला टॉपिक है भू-स्थायी उपग्रह। भू-स्थायी उपग्रह ऐसे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक को स्थिर दिखाई दें। यानी कि जैसे ये अपनी पृथ्वी है और इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे, तो अगर कोई व्यक्ति यहां से खड़ा होकर इसको देख रहा है तो अपने को हमेशा यहीं पे दिखाई देंगे, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है और इसके साथ साथ ये भी घूर्णन करते हैं और इनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। यानी जिस हिसाब से पृथ्वी घूम रही है अपने एक्स के ऊपर, उसी वेग से ये भी पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहते हैं और अपने को जो व्यक्ति प्रेक्षक इनको देख रहा है उनको ये स्थिर दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, भू-स्थायी उपग्रह। इनका कोणीय वेग कितना होता है 7.3 गुणा 10⁻⁻5 रेडियन प्रति सेकंड। ये पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर ही होता है और इनकी ऊंचाई जो होती है पृथ्वी सतह से वह होती है 36,000 किलोमीटर। अगर पृथ्वी के केंद्र से देखें तो पृथ्वी की तिरछा ओर देखेंगे, केंद्र से ऊंचाई अगर देखें तो पृथ्वी की तिरछा ओर जोड़नी पड़ेगी। 36,000 तो पृथ्वी सतह से प्लस 6400 किलोमीटर पृथ्वी की तिरछा, ये आ जाएगी 42,42,400 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी के केंद्र से अगर देखें तो इनकी जियो सैटेलाइट जो अपने होते हैं भू-स्थायी उपग्रह, उनकी ऊंचाई होती है 42,400 किलोमीटर और पृथ्वी की सतह से अगर देखेंगे तो उनकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर और इनका कोणीय वेग होता है 7.3 गुणा 10⁻⁻5 रेडियन प्रति सेकंड। अपना अगला टॉपिक है भारहीनता। भारहीनता का मतलब ऐसा क्या होता है, भारहीनता यानी कोई वस्तु है जो अपने को भारहीन समझे, यानी उसको भार का एहसास नहीं हो, तो वह क्या कहलाती है, भारहीनता। वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र रूप से गिरे, यानी कोई वस्तु है वह स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो वह क्या अनुभव करती है, भारहीनता का अनुभव करती है। दूसरा, उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में गति करें तो वो भी भारहीनता का अनुभव करें। और तीसरा, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो, यानी वस्तु खींच ली जाए, पलायन कर जाए, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर पलायन कर जाए तो वस्तु भारहीनता का एहसास करती है। अब अपने पास कुछ क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों के बीच दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वीय आकर्षण बल कितना होगा। यानी कि अपने पास कह रहा है उनके मध्य की दूरी को कर दिया इसने 3 गुना। तो जैसे मान लिया अपने पास से F बराबर G m1 m2 बट्टे r स्क्वायर है, अपन ने क्या कर दिया, r को कर दिया 3r, यानी r डैश अगर ले लिया अपन ने 3r ले लिया है, तो अपने को निकालना क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, F डैश का मान निकालना है। वो इस सूत्र लगाएंगे, G m1 m2 द्रव्यमान समान रखे हैं, r डैश का स्क्वायर करेंगे, G m1 m2 r डैश का स्क्वायर यानी 9r स्क्वायर, 3r का स्क्वायर करेंगे तो 9r का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका मान रख देते हैं G m1 m2 बटे r स्क्वायर, इसका मान है यहाँ से देखने पे F, तो ये हो गया F, नीचे बच गया एक 9, तो F डैश बराबर आ गया F बट्टे 9, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1/9
गुणा हो जाएगा, 1/9 गुणा हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का मान अपने जो पहले जो बल लग रहा था उसका 1/9 गुणा हो जाएगा। कब होगा? जब उनके मध्य की दूरी को 3 गुणा कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1/9 गुणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों के द्रव्यमानों को 2 गुणा कर दिया और उनके मध्य दूरी को आधी कर दी है तो गुरुत्वीय बल क्या होगा, कितना होगा? देखते हैं भी अपने पास क्या सूत्र है, F बराबर G m1 m2 बट्टे r² होता है। अब अपन ने क्या किया, m1 को कर दिया 2m, पिंड के द्रव्यमान को 2 गुणा कर दिया। इसी प्रकार m2 को भी कर दिया 2m और इनके मध्य की दूरी r को कर दिया r/2। तो जो अपना नया गुरुत्वीय बल लगेगा उसका मान पूछ रहा है, तो वो होगा G m1 की जगह लिखेंगे 2m1 और m2 की जगह लिखेंगे 2m2 और r की जगह लिखेंगे r/2 का स्क्वायर। अब यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। G m1 m2 आ गया, 2 गुणा 2 आ गया 4/r² आ गया और नीचे बनेगा 4, 4 जाएगा ऊपर, 1 4 पहले से था और 1 4 ये गुणा होके बन गए 16। G m1 m2 बट्टे r²। जो ये मान किसका है, यहां से बल का मान है तो F डैश बराबर आ गया 16F। यानी कि अगर अपन ऐसा करेंगे, दोनों पिंडों के द्रव्यमान को 2 गुणा कर देंगे और उनके मध्य की दूरी को आधी कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है कितना गुणा हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल 16 गुणा हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल 16 गुणा हो जाएगा। अगर परिवर्तन देखें तो 15F के बराबर हुआ है और गुणा के हिसाब से देखें तो 16F हुआ है। अगला अपना एक क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण G है तो पृथ्वी सतह से R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या दूरी पर G का मान होगा। पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान अपने को दे रखा है G और अपने से पूछ रहा है R सतह से R ऊंचाई पे यानी H का मान दिया है, R ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। अपने पास सूत्र है G H का, ये होता है G/1 प्लस H/R का स्क्वायर। ये अपने पास सीधा सूत्र है। इसमें H की जगह क्या लिखेंगे, R, तो G/1 प्लस H/R। H की जगह लिख दिया R का स्क्वायर, R से R कैंसिल, 1 बचेगा तो GH बराबर G1 + 1 का स्क्वायर, G/1 + 1 हो गया 2 का स्क्वायर, G/4। तो GH क्या आ गया, G/4। यानी H अगर R ऊंचाई पे कर जाएंगे पृथ्वी की सतह से तो अपना गुरुत्वीय त्वरण 1/4 गुणा रह जाएगा, यानी G/4 हो जाएगा। अगला अपना जो क्वेश्चन है वह है, पृथ्वी के केंद्र पर G का मान होगा। पृथ्वी के केंद्र पे G का मान कितना होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा इनमें से। पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, ये 9.8, ये होता है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर 10 मीटर प्रति सेकंड, 9.8 को ही लिख लेते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 0। तो पृथ्वी के केंद्र पर G का मान होता है 0। पृथ्वी के केंद्र पे अपने को याद रखना है G का मान कितना होता है, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, C। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर होगा। एक वस्तु का द्रव्यमान अपने को दिया है 20 किलोग्राम है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर होगा, कितना होगा, 20/6 किलोग्राम, 0, 20 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। तो बताइए कितना होगा। पहला ऑप्शन है 20/6 किलोग्राम, लेकिन अपन ने पढ़ा था द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, जगह बदलने से, स्थिति बदलने से उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए इसका जो वस्तु है उसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम था
तो अब भी 20 किलोग्राम ही रहेगा, तो उत्तर क्या होगा? सी, 20 किलोग्राम। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर भार होगा। जो भार होता है वह स्थिति बदलने पे बदलता है, लेकिन द्रव्यमान स्थिति बदलने पे नहीं बदलता है। तो इसके लिए क्या होगा? एक वस्तु का भार अपने को दिया है पृथ्वी के ऊपर 60 न्यूटन और चंद्रमा पे पूछ रहा है, तो चंद्रमा के ऊपर पर जो भार होता है वह पृथ्वी के ऊपर जो भार होता है उसका 1/6 गुना होता है। अब पृथ्वी पे 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा के ऊपर 60/6 यानी 10 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? 10 न्यूटन। क्या आएगा? 10 न्यूटन, ये आएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, तो सतह से r/2 गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? और r क्या है यहाँ पे? पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी सतह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान g दे रखा है और सतह से r/2 गहराई पे, गहराई कितनी d से लिखते हैं, r/2 दिया है, तो गुरुत्वीय त्वरण पूछ रहा है जी, d का मान अपने पास याद है। क्या सूत्र होता है जी d का? जी 1 - d/r। इसका मान रख देते हैं जी 1 - d की जगह लिखेंगे r/2 गुणा, नीचे r पहले से है, r से r कैंसिल हो गया, जी डी बराबर आ गया जी 1 - 1/2। एक में से 1/2 घटाएंगे तो जी डी का मान कितना आएगा? जी 1/2 या फिर g/2। तो यानी r गहराई में अगर जाएंगे तो g का मान g/2 रह जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान g/2 रह जाएगा या फिर आधा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आगे का अपन कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में।